अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 4.1 है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। तो कह रहे अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। तो बच्चों जब इससे पहले हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स, तो यहाँ वहाँ पे मैंने आपको एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकालना सिखाए थे ना, फोर्स का या किसी भी वेक्टर का। उसको जब एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में तोड़ते हैं वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो सेम एक फोर्स दी हुई है, उसका एंगल दिया हुआ है, उसको हमने एक्स और उसके वाई कंपोनेंट्स में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन फोर्स है जो हमारे पास, इसको रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे क्योंकि इसके कंपोनेंट बनाने हैं, तो ये रिजल्टेंट समझ लो एक है। तो ये कितना दिया हुआ है, उसने 200 न्यूटन दिया हुआ है और साथ में उसने हमें एंगल थीटा जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि अब मतलब टू फाइंड में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह लिखूंगा कि टू फाइंड में हमने इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है, यानी उस फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना है जिसको मैं एफ एक्स के इक्वल कहूँगा, और दूसरा मैंने उसका वाई कंपोनेंट निकालना है जिसको मैं एफ वाई के इक्वल अगर कहूँ तो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और सोल्यूशन में एफ एक्स और एफ वाई का जो फॉर्मूला है वो हम राइट डाउन करके उसमें वैल्यूज पुट करके एंगल्स की और फोर्स की हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो फॉर एक्स कंपोनेंट पर लिखता हूँ फॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, फॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स तो उसका फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। याद है ना, ये मैंने फॉर्मूला आपको पहले करवाया था। बस इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लो और सिंपली आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो पुटिंग वैल्यूज यहाँ पे एफ एक्स एज इट इज रहा हमारे पास, तो यहाँ पे जरा लिख लेते हैं एफ एक्स एज इट इज रहा और एफ की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई बाय कॉस एज इट इज और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 0.891 आपके पास आ जाएगी। तो एफ एक्स कंपोनेंट जो है 200 मल्टीप्लाई बाय 0.891, 4 कर लो, चाहे 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको कर लो। ठीक है, अब ये जो आंसर आ गया, अब इस आंसर को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ 200 से मल्टीप्लाई कर दो तो 178.201। तो यानी एक्स कंपोनेंट आपके पास आ गया 178.201 और साथ में न्यूटन में आपका सिंपली इसका आंसर एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसका वाई कंपोनेंट निकालना है, वाई कंपोनेंट भी देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो अब इसका वाई कंपोनेंट देख लेते हैं। तो फॉर वाई कंपोनेंट, ठीक है, अब वाई कंपोनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ वाई यानी एफ वाई कंपोनेंट है तो एफ को यानी जो फोर्स है उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एफ और थीटा की वैल्यूज हमारे पास है, पुटिंग वैल्यूज, तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं उसको पुट करके सिंपली उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा है 30 डिग्री। तो पता है ना साइन थीटा 30 पे, मतलब साइन 30 पे क्या होता है 1/2 या सिंपली आप 0.5 भी कह सकते हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कैलकुलेटर से चेक करना है तो आप उसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। साइन ये आपके पास 30 आ गया तो 0. ये थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, एक मिनट, 0.45 आ रहा है। इसको रेडियन को डिग्री में पहले कन्वर्ट। अच्छा ये देखो साइन 30 1/2 यानी 0.5 आ गया। अच्छा उसमें ना असल में मैं डिजिटल कैलकुलेटर साइंटिफिक यूज़ कर रहा हूँ, तो वो असल में कन्वर्जन थी, वो रेडियन डिग्री और ग्रेडियंट में, तो वो ग्रेडियंट में था, उसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया तो अब उसका एग्जैक्ट 0.5 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जब इसका यानी 1/2 यानी 100 आ जाएगा, सिंपली इसका न्यूटन में आंसर आ जाएगा। अब ऑब्वियसली बात यह कि जब ये इसको भी किया तो इसका भी थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आएगा, छोटा आया था पहले भी, अब इसका आंसर भी एग्जैक्ट ठीक कर लेते हैं। तो कॉस 30 तो आ गया
हमारे पास कोस 30, ये आंसर में क्या आ जाएगा 0.866, तो 0.866 और 0, तो 0.8660 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 200 से, ठीक। तो अब हमारे पास एग्जैक्ट उसका आंसर आ जाएगा 173.205, ठीक है। तो वो असल में ये कन्वर्जन का मसला था, तो वो मैंने करेक्ट कर लिया, तो इसका अब आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। लेकिन ऑब्वियसली आपके पास जो कैलकुलेटर्स है उस पर ये ठीक होगा, ये असल में डिजिटल था, तो इसमें कन्वर्जन का बस डिफरेंस आया था, वो मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.3 की तरफ। अब आगे चल के न्यूमेरिकल नंबर 4.3 है। तो 4.3 में वो क्या कह रहा है, उसकी डायग्राम ना मैं यहाँ पे लगा दूंगा, पिक्चर में आपको नज़र आ जाएगी। अब सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि 2 वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम 1 मीटर, मतलब एक रूल है, मतलब एक कह लो आपके पास एक स्केल है एट द पोजीशन ऑफ एज शोन इन द फिगर। वो मतलब एक आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी। अब एक तरफ से मतलब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से बिल्कुल उसके सेंटर से वो उसको हमने आप कह सकते हो कि 2 वेट्स लटकाए हुए उसके साइडों पे, और वेट्स को इस तरह एडजस्ट किया हुआ है कि लाइक क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों आपस में बराबर है। पता है ना, जब आप सीसा पे एक झूले पे बैठते हो तो वेट्स को आप कुछ इस तरह एडजस्ट करते हो या कोई 2 चीज़ों को इस तरह एडजस्ट करते हो कि ना ऊपर की तरफ मोशन हो रही होती है और ना नीचे की तरफ मोशन हो रही होती है, और सेम हमें वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ का जो डिस्टेंस है हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, और एक तरफ का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 30, यानी इस तरफ का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, इस तरफ का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, और इस तरफ एक वेट उसने हंग किया हुआ है, वो है 4 न्यूटन का वेट है। और कह रहे हो जो दूसरा वेट है ना वो आपने वो फाइंड आउट करना है, यानी इफ़ द रूल इज़ बैलेंस, यानी वो मतलब मैंने बताया ना जैसे उसको बैलेंस किया हुआ है एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उस बॉडी का होल वेट एक डाउनवर्ड होता है, ठीक हो गया। फाइंड द अननोन वेट डब्ल्यू, यानी इस तरफ का जो वेट है जो 40 सेंटीमीटर वाली साइड की डिस्टेंस की तरफ वेट है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब इसका सिर्फ गिवन डाटा लिख लेते हैं, और गिवन डाटा में सबसे पहले वैल्यूज को हम राइट डाउन कर देते हैं। साइड है तो अगर जो आपको पिक्चर में नजर आ रही है उसको वेट 1 कह लो, तो वेट 1 को अगर मैं लेके 4 न्यूटन चलूँ तो इसका जो आपका डिस्टेंस लेके चलोगे, डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। तो इसको लेके चलोगे 30 सेंटीमीटर के हिसाब से, और इसी तरह अगर आपके पास ये जो वेट 2 है वो तो फाइंड आउट करना है, तो उसका इसको R1 कह लो, और दूसरे का जो डिस्टेंस है उसको R2 और वो 40 सेंटीमीटर कह लो। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है, ठीक है, और बैलेंस है ये, ठीक है। अब ये जो ये कंडीशन है इसको सोल्यूशन में हम लगा के इसको सोल्व आउट करेंगे। तो अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, उससे पहले टू फाइंड जो हमने फाइंड करना है वो हम लिख लेते हैं। तो टू फाइंड हमने करना है वेट W2 हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कहा था कंडीशन, वो कंडीशन हम लगाएंगे। लिख लो एस जो ये मीटर रूल है इज बैलेंस्ड, सो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज या जो टॉर्क्स है ये मूवमेंट है, मूवमेंट और टॉर्क एक ही होता है, आपस में इक्वल है। यानी आप उससे पहले ये कह सकते हो सो द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो यानी अकॉर्डिंग टू जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी आप इसको टॉर्क कहते हो, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मूवमेंट को आप टॉर्क भी कहते हो, ठीक है। तो टॉर्क लिख लिया हमने यहाँ पे। अब एक को इसको T1 मतलब इसको टॉर्क 1 कह लो और इसको टॉर्क 2 कह लो, यानी हम आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2 होता है। वैसे हमें टॉर्क के बारे में पता है, टॉर्क किसके इक्वल होता है, एज वी नो जो टॉर्क होता है जिसको आप इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हो, टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस L होता है। अब क्योंकि फोर्स होता है मतलब हॉरिजॉन्टल में जो आप बात करते हो सिंपली वो फोर्स होता है, लेकिन अब जब आप वर्टिकल की तरफ चले जाओ
तो जो हमारे पास वेट होता है, फोर्स और वेट आपस में इक्वल होता है, हॉरिजॉन्टल में फोर्स होता है, वर्टिकल में वेट हो गया। तो F इज इक्वल टू W आ गया। और जो लेंथ है, लेंथ को आप मतलब ये डिस्टेंस भी कह सकते हो, जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ से हम ये लगा लेंगे, ठीक है। अब जो टॉर्क 1 है तो W1 आ गया मल्टीप्लाई बाय R1, और जो टॉर्क T2 है तो W2 और मल्टीप्लाई बाय R2 कह दिया। तो W2 निकाल लें, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो W1 मल्टीप्लाई बाय R1 ओवर R2 इज इक्वल टू W2। तो W1 क्या हमारे पास आ गया, W1 आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय R1 आ गया 30 ओवर आ गया 40। तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया। तो W2 हमारे पास सिंपली 3 न्यूटन का वेट हंग है। कितने सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर वाली साइड पे 3 न्यूटन का वेट हंग है। और जो W1 यानी इस साइड पे हमारे पास कितने मीटर का कितने न्यूटन का वेट हंग है, 30 मीटर वाली साइड पे 4 का, और 40 वाली साइड पे 3 न्यूटन का वेट लटका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह ये जो हमारे पास ये मीटर रूल है ये बैलेंस। नंबर 4.4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें सारा कुछ गिवन है, बस आप देख लो कि इसमें हमने प्रूव करना है कि इक्विलिब्रियम में है, और किस तरह इक्विलिब्रियम में है वो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सी साइज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन, यानी इस बार बैलेंस है, सारा कुछ पहले की तरह है, लेकिन इस बार हमने बस ये प्रूव करना है कि नहीं है। तो उसने वैसे खुद कह दिया, सी साइज बैलेंस विद द 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड। तो मतलब दोनों तरफ, एक सीसा के दोनों तरफ एक बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो बैलेंस्ड है। जो चाइल्ड ए है वेट 30 न्यूटन एंड सिट्स 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट। जो पिवट लाइक सेंट्रल पॉइंट है ना, जो उसका पिवट पॉइंट है, तो उससे 2 मीटर अवे एक चाइल्ड बैठा हुआ है, उसका जो उसको ए कह लो, उसका वेट 30 न्यूटन है। और वाइल चाइल्ड बी वेट्स 40 न्यूटन सिट्स 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट। अब वो पिवट पॉइंट से दूसरी तरफ 1.5 मीटर की तरफ वो जो एक बच्चा बैठा हुआ उसका वेट है 40 न्यूटन। कैलकुलेट द टोटल मोमेंट। अब मैंने कहा कि सारा कुछ दिया हुआ है, तो निकालना क्या है कि वो बैलेंस भी है, तो यही ठीक है, बैलेंस भी है, लेकिन हमने ये भी प्रूव करना है कि जो उसका मूवमेंट है ना वो क्या है। अगर दोनों के मूवमेंट इक्वल आ जाते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली जब अगर मूवमेंट इक्वल आ जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम में भी होगा, क्योंकि वो बैलेंस भी है। अब सबसे पहले एक बात है न्यूमेरिकल नंबर 4.4 की, अगर आप बुक से स्टेटमेंट पढ़ो तो यहाँ जो वेट्स लिखे हुए ना वो 30 kg हैं और 40 kg है। लेकिन मसला ये है, अगर आप बात करो इसकी कहाँ पे बात, ये जब आप इसकी वेट्स की बात करते हो तो वेट्स कभी भी केजीज में नहीं होते, अलबत्ता जो हमारे पास मैसेज होते हैं ना वो केजीज में होते हैं। आप दूसरी बात, जब आप मूवमेंट की बात करते हो या टॉर्क की बात करते हो तो टॉर्क का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। अगर आप यहाँ पे केजी लोगे और यहाँ पे मीटर लोगे तो वो केजी मीटर है। तो ये ऑब्वियसली वो बुक में मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे भी आप न्यूटन कर लेना और यहाँ पे भी आप न्यूटन कर लेना, दोनों। सबसे पहले हम ना इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं, और गिवन डाटा में जो जो वैल्यूज है ना वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ऑब्वियसली 2 हैं, तो 2 चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो गिवन डाटा में सबसे पहले हम अगर वेट 1 की बात करें वो लिख लेते हैं, वो कितना है 30 न्यूटन, और वेट 1 के साथ जो उसका मतलब डिस्टेंस है वो लाइक आर, उसको रिप्रेजेंट कर लो आर से, वो 2 मीटर है। और इसी तरह वेट जो W2 है वो कितना है 40 न्यूटन्स, और उसके साथ जो आप उसका डिस्टेंस लोगे वो 1.5 मीटर है। तो आपने बस सबसे पहले मूवमेंट निकालना है, टोटल मूवमेंट निकालना है, यानी इस साइड का, यानी ए साइड का भी और बी साइड का भी। तो आप यहाँ पे टू फाइंड में लिखोगे टोटल मूवमेंट ऑफ ईच साइड, यानी आपने क्या क्या निकालना है, मूवमेंट ऑन साइड ए वो भी फाइंड आउट करना है, और मूवमेंट ऑन साइड बी वो भी फाइंड आउट करना है। यानी क्या, जो टॉर्क है वो ए की तरफ वाला टॉर्क भी फाइंड आउट करना है, और बी की तरफ वाला भी टॉर्क आपने फाइंड आउट करना, ठीक है। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और पहले ए वाला टॉर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मूवमेंट, जिसको आप टॉर्क भी कह सकते हो, यानी टॉर्क 1 निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो टॉर्क टी जो है वो हमारे पास W1 मल्टीप्लाई बाय R1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो जो टॉर्क 1 आ जाएगा जो ए वाली साइड की तरफ है,
तो इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, ये हमारे पास 30 आ गया, साथ में न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। तो न्यूटन मीटर, ये देखो न्यूटन के साथ इसका यूनिट बन रहा है न्यूटन मीटर टॉर्क वाला। अगर यहाँ पे केजी होता तो वो यूनिट नहीं बन रहा था, ठीक है। 2 0 0 और 2 3 6, तो 60 न्यूटन मीटर। अब मूवमेंट जो यानी टॉर्क T2 है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी टॉर्क T हो गया। तो टॉर्क T2 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय R2। तो टॉर्क T2 इज इक्वल टू W2 हमारे पास आ गया 40 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर। तो न्यूटन मीटर ये आ गया, और 40 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी आपके पास 60 ही आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 40 1 द 40, और जो हाफ है तो वो 20, तो 60 प्लस कर लिया, तो यानी 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 ही आएगा। वैसे आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो एस जो हमारे पास टॉर्क T1 इज इक्वल टू टॉर्क T2 है, सो हम लिख सकते हैं सो द सी सा इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि इक्विलिब्रियम में है, और साथ में हमने इनके दोनों मूवमेंट्स या दोनों टॉर्क्स अदर साइड्स के हमने फाइंड आउट कर दिए।